हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम स्पेसिमेन पेपर फॉर एग्जामिनेशन फ्रॉम 2025 करेंगे। सो आई एम गोइंग टू सॉल्व पेपर 1 विच इज़ अ नॉन कैलकुलेटर वर्जन। और जैसे कि आप लोगों को ये बात पता ही है कि अब हमारे पास पेपर 1 के जो मार्क्स हैं वो 100 मार्क्स का पेपर हो गया है और टाइम ड्यूरेशन जो है वो 2 घंटे का ही है। और पेपर 1 में आपको अब लिस्ट ऑफ फार्मूलाज गिवन होंगे। ठीक है, कुछ फार्मूलाज इसमें लिखे हुए हैं, कुछ आपको याद करने हैं। और एज़ यू नो के कैलकुलेटर मस्ट नॉट बी यूज्ड इन दिस पेपर। सो इन क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव टू राइट 2.70486 करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। सो अब जब हम इस नंबर को करेक्ट करेंगे 3 डेसिमल प्लेसेस पे तो हमारे पास 3 डिजिट्स आएंगे डेसिमल के बाद, बट जो 4 वाला डिजिट है वो राउंड ऑफ हो जाएगा क्योंकि 4 के बाद हमारे पास 8 लिखा हुआ है। सिंप्लीफाई कर लोगे जब आप इन तीनों टर्म्स को, तीनों लाइक टर्म्स हैं, तो 10 माइनस 2 इज़ 8, 8 प्लस 5 इज़ 13 एंड वाई। क्वेश्चन नंबर 3, the bar chart shows the marks scored by a group of students in a test. On the y-axis we have frequency, on the x-axis हमारे पास स्कोर्स दिए हुए हैं, हमें मॉड फाइंड आउट करना है। तो मॉड हमारे पास जो है वो मोस्ट रिपीटेड नंबर होता है, तो जो हमारे पास 9 स्कोर है वो सबसे ज़्यादा रिपीटेड है बिकॉज उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे हाईएस्ट हो रही है। सो 9 इज़ द मॉड। वर्क आउट द टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन द ग्रुप। तो अब टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को फाइंड आउट करने के लिए वी जस्ट नीड टू ऐड ऑल द फ्रीक्वेंसीज। सो द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी इज़ 2, सेकेंड इज़ 3, थर्ड इज़ 1, फोर्थ इज़ 3, then 5, 6 and then again 5. So we just need to add all of these numbers to get the total number of students in the group. So this is 5, 3 plus 2, 1 plus 3 is 4, and then 5 plus 5 is 10, and plus 6 is 16. So the total number of students are 25. Then we need to find the median score. So the median फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू यूज़ दिस फार्मूला विच इज़ n+2 डिवाइडेड बाय TH वैल्यू। अच्छा, अब यहाँ पे जो n है वो आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं विच आर 25। सो 25 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 विच गिव्स यू 13th वैल्यू। इट मीन्स कि आपने अपने डाटा में से, अपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा जो आपको ऊपर बार चार्ट की फॉर्म में दिया हुआ है उसमें से 13th वैल्यू पिक करनी है। तो अब आप इसको क्या करोगे, फ्रीक्वेंसी को ना स्टेप बाय स्टेप आप टोटल करोगे, एग्रीगेट कर रहे होगे, कम्युलेटिव बनाना है बेसिकली आपको। तो 2 में जब आप 3 प्लस करोगे तो आपको 5 मिलेगा, जब आप 5 में 1 ऐड करोगे तो यू विल गेट 6, 6 प्लस 3 कर लो तो आपके पास 9 आ जाएगा, 9 प्लस 5 करोगे यू विल गेट 14। अब यहाँ पे 14th कम्युलेटिव होकर आ रही है फ्रीक्वेंसी 14। तो इट मीन्स के जो हमारी 13th वैल्यू होगी वो डेफिनेटली इस वाले ही बार में या इस वाले ही रेक्टेंगल में एग्जिस्ट कर रही होगी। तो स्कोर जो होगा, मीडियन स्कोर, वो हमारा 8 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमारे पास कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। टाउन बी जो है वो टाउन ए के नॉर्थ पे है, स्केल दिया हुआ है 1 cm टू 5 km का। हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें इसमें देखो टाउन सी जो है वो हमें मार्क करना है, उसकी पोजीशन को हमें कंस्ट्रक्ट करना है ऑफ द टाउन सी ऑन द स्केल ड्राइंग। अब इसने ये कहा कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उसकी जो पोजीशन है वो ईस्ट ऑफ द लाइन ए बी है। तो ईस्ट ऑफ द लाइन ए बी का मतलब है कि सी जो है वो यहाँ कहीं ना कहीं होगा फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, बिकॉज ये ईस्ट वाली साइड है। क्योंकि अगर आप डायरेक्शंस को देखते हैं तो नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट आपकी इधर आता है राइट साइड पे। अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो 25 किलोमीटर फ्रॉम ए का डिस्टेंस है एंड 40 किलोमीटर फ्रॉम बी का डिस्टेंस है। तो आप सबसे पहले इनको अपने स्केल की मदद से कन्वर्ट कर लो, क्योंकि आपके पास डेफिनेटली केएम का स्केल तो रूलर तो है नहीं। तो आपके पास जो
5 किलोमीटर हैं वो 1 cm को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 25 किलोमीटर जो होंगे वो डेफिनेटली 5 cm को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। और इसके साथ साथ अगर 40 किलोमीटर की बात करें तो दिस इज़ इक्वल्स टू 8 किलोमीटर ना। तो नाउ वी हैव टू मेजर 5 cm ऑन आवर स्केल एज वेल एज 5 cm एंड 8 cm। ठीक है, तो ये मैंने इसको मैं ठीक कर लेता हूँ कि ये km नहीं है, दिस इज़ बेसिकली सेंटीमीटर ना। तो अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले आप 5 सेंटीमीटर, मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ कि स्टेप्स कैसे होंगे, किस तरह से आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। तो आपने सबसे पहले स्टेप में क्या करना है कि ओपन करना है आपने अपने कंपास को। ठीक है, 5 सेंटीमीटर ओपन कर लेंगे और एक आर्क 1 लगाएंगे, आर्क नंबर 1 प्लेस करोगे फ्रॉम ए। ठीक है, ए वाले पॉइंट से आप आर्क 1 लगा लेना। ठीक है, तो मैं काइंड ऑफ एक स्केच बना के दिखा देता हूँ। तो अगर मैं अपने ए वाले पॉइंट से एक 5 cm की आर्क लगाता हूँ तो समवेयर वो मुझे यहाँ पे मिलेगी। और फिर स्टेप 2 मेरे पास ये होगा कि मैं अपने अप कंपास को ओपन करूँगा अप टू 8 सेंटीमीटर, राइट। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर ओपन करने के बाद यू नीड टू प्लेस आर्क नंबर 2, और ये जो आर्क बनाओगे यू विल ड्रॉ दिस आर्क फ्रॉम पॉइंट बी। तो अब आप बी पे अपना कंपास प्लेस करोगे और एक 8 सेंटीमीटर की यहाँ पे एक आर्क प्लेस कर रहे होगे, तो आपके पास काइंड ऑफ जो आर्क बनेगी वो ऐसे बन सकती है ना। तो इट्स अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये स्केच है, इट्स नॉट एन एक्यूरेट डायग्राम, बट आप जो ड्रॉ करोगे वो बहुत ही एक्यूरेट होगी। ठीक है, अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो कर रहे होगे ना। तो अगर हम बी पे रख के एक आर्क ड्रॉ करते हैं तो काइंड ऑफ हमारे पास एक ऐसी आर्क बनेगी बहरल। फिर हमें क्या करना है, वी जस्ट नीड टू जॉइन दिस ए विथ सी एंड वी हैव टू जॉइन दिस बी विथ सी। तो दिस इज़ हाउ यू कैन कंप्लीट पार्ट ए। उसके बाद सेकंड पार्ट में हम आपसे कह रहे हैं कि आपको मेजर करनी है बेयरिंग ऑफ सी फ्रॉम ए। तो फ्रॉम ए से मुराद होती है कि आप ए पे नॉर्थ बना लें, नॉर्थ इज़ ऑलरेडी ड्रॉन। ठीक है, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, बट आपने इसमें क्या करना होगा कि आप अपने प्रोट्रैक्टर को इस पोजीशन पे प्लेस करना इस तरह से, और ये जो इसका मिडिल वैल्यू होगी ये डेफिनेटली 90 रिप्रेजेंट कर रही होगी, और आपने नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना होगा टिल द लाइन सी। तो अब आप जब इसकी बेयरिंग को जब आप अपने प्रोट्रैक्टर से मेजर कर रहे होगे तो अप्रॉक्सीमेटली ये 90 से ग्रेटर होएगा, अराउंड लाइक 135, 136, 137 इस तरह की कोई ना कोई वैल्यू देगा विच इज़ लेस देन 180 ऑब्वियसली। ठीक है, तो हम 136 ले लेते हैं इसमें वैल्यू, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द मार्किंग स्कीम हमारे पास 136 की वैल्यू है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 को अगर आप देखते हो तो आपने जस्ट रेसिप्रोकल करना है 9 को, बहुत सिंपल है। 9/1 को फ्लिप कर दें 1/9, आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया रेसिप्रोकल ऑफ 9। उसके बाद हमें डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन करनी है, बहुत सिंपल है ये भी। आप 2 को मल्टीप्लाई करो 4 से, आपको 8 मिलेगा, और आपके पास 0.2 जो है वो 1 dp है, 0.4 जो है वो भी 1 डेसिमल प्लेस है। तो ये दोनों मिला के 2 डेसिमल प्लेसेस हो जाएंगे, तो आपने इसको करना होगा 0.08। उसके बाद आपने फ्रैक्शंस को डील करना है, तो 1/3 सेम प्लस 2/3 सेम, चेंज डिवीजन इनटू मल्टीप्लिकेशन, और जो फ्रैक्शन है वो फ्लिप हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6, 1/3 सेम, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 4 and 1 multiplied by 7 is 7। then we have to make the denominator same। अब इसको सेम करने के लिए you will multiply it by 7, ठीक है, and you will multiply this fraction by 3। तो आपके पास डिनोमिनेटर में भी यही नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, 7 टाइम्स 1, 4 टाइम्स 3, 7 टाइम्स 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 19 डिवाइडेड बाय 21। फैक्टराइज करना है इस एक्सप्रेशन को, बहुत सिंपल है बेटा, इसको कॉमन ले लो, और कॉमन लोगे तो 3a कॉमन आ जाएगा, 3 टाइम्स 4 एंड b ओनली, माइनस साइन विल बी कॉपी डाउन एंड a ओनली, राइट। सो 3a ब्रैकेट 4b माइनस a इज़ द फाइनल आंसर। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है।
ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, राइट। So Maya has a spinner with 4 sections numbered 1 to 4. She spins the spinner 200 times and her results are shown in the table. So number of spinners, frequency given है, relative frequency of the spinner landing on 2 को find out करना है। तो बहुत सिंपल सा केस है, पार्ट अपॉन टोटल लगा दो, ठीक है। तो पार्ट अपॉन टोटल जब यूज़ करोगे तो आपके पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी ऑफ नंबर 2, लैंडिंग ऑन नंबर 2। तो नंबर 2 पे लैंड होने की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 70 डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी विच इज़ 200। सो द आंसर इज़ 7/20। Maya says that this relative frequency is a very good estimate for the probability of the spinner landing on 2. Explain why she is correct. Because we have large number of spins used, so that's why it is a good estimate for a probability, ठीक है। जब हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ सैम्पल होते हैं, सैम्पल स्पेसेस होती हैं, तो डेफिनेटली हमारे पास गुड एस्टिमेशन होती है। माया स्पिन्स द स्पिनर 500 टाइम्स में अगर वो करती है तो वो ये पूछ रहा है कितने नंबर ऑफ टाइम्स होंगे कि उसके पास स्पिनर 2 पे लैंड कर रहा होगा। सो दिस इज़ नॉट आस्किंग अबाउट द प्रोबेबिलिटी, दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू नंबर ऑफ times Maya should expect the spinner to land on 2। तो आप देख सकते हो कि अगर आपने 200 टाइम्स में स्पिनर को स्पिन किया था तो 70 टाइम्स वो लैंड कर रहा था 2 पे, तो 500 टाइम्स में वो कितनी दफ़ा लैंड करेगा। यू कैन जस्ट गो विद द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो दिस इज़ 500 टाइम्स 70 डिवाइडेड बाय 200। सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स 35, बिकॉज 2 1s are 2, 2 टाइम्स 35 इज इक्वल्स टू 75 एंड दिस इज इक्वल्स टू 175। सो नंबर ऑफ टाइम्स 175 आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ लाइन P इज़ 5x + 2y = 13। लाइन Q की भी इक्वेशन है, P का ग्रेडियंट निकालना है, बहुत सिंपल है। इस लाइन को y = mx + c के अंदर कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द ग्रेडियंट, राइट। m will is also it because m is a variable, you can say कि इस ग्रेडियंट को m से रिप्रेजेंट कर रहे होते हो आप। तो 5x + 2y = 13, then 2y = -5x + 13 and y is equals to -5/2x plus 13/2. So -5/2 is the gradient of line P. Second part, find the coordinate of the point of intersection of Q with the x-axis. So when a line cuts the x-axis, so x-axis, on the x-axis y is always 0, so we just need to substitute this point in the equation of line Q. So the line Q is basically y = 2x + 7, I think. Let me check it. No, it's 2x - 7, right? Okay, so this is 2x - 7, so we just need to substitute 0 and we will find the value of x, which is equal to 3.5. So the coordinate is 3.5, 0 because y is 0 on the x-axis. Okay. Now it's time to find the point of intersection of P and Q. Point of intersection means we have to solve the both equations simultaneously. Either you can use elimination or you can use the substitution method. It's up to you. So the line P is 5x + 2y = 13, right? And the line Q is y = 2x - 7. So y is the subject in this equation number 2, so I can easily substitute the value of y, which is 2x - 7, in this equation number 1, right? So my equation number 1 becomes like 2 times 2x - 7, which is equals to 13. So this is 5x plus 4x minus 14 equals to 13, and this is 9x, this is equals to 26, no, it's 27, yes. So x will be equal to 27 is divided by 9, which is equals to 3,
Now we have the value of x, which is 3. So we just need to substitute this value of x in the equation number 2, in the line q, to find the value of y. So this will be 2 times 3 minus 7. So this is 6 minus 7, and finally minus 1. So this is the answer of the y coordinate of the point of intersection. Okay, question number 10. It's we have a container in the shape of a prism with an open top. It means that we have only 5 sides of this container: front, back, right, left, and the base, the bottom. ठीक है, because top तो है नहीं हमारे पास. तो अब जो क्रॉस सेक्शन है वो एक ट्रेपीजियम दिया हुआ है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो क्रॉस सेक्शन होता है उसी से आपको बेस एरिया भी मिलता है, राइट. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट कि प्रिज्म का जो क्रॉस सेक्शन होता है वहीं से ही आप बेस एरिया भी निकालते हो अगर आपको एरिया कैलकुलेट करना पड़ रहा हो, सॉरी वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़ रहा हो. अच्छा, अभी तो हमें एरिया निकालना है ट्रेपीजियम का. तो दिस इज़ हाफ टाइम्स height into the sum of parallel lines, right? So the height is 8. This is height, this is p2, this is p1. So substitute the values in the formula. This is 26 and 14. Yeah, you can switch over, it doesn't make any difference. So this is 2 1s are 2, 2 4s are 8. So now 4 times 26 plus 14 is 40. So the area is 160 centimeter square, right? Okay, in the second part we need to find the capacity of the container in liters. Capacity is also known as volume, right? Capacity, basically the volume. So the formula of volume of a prism is base area into the length of the prism, right? So the base area, we already figure out the base area, which is 160. So there is no need to find it again. ठीक है, and multiply by the length of the prism. So now where is the length? BF is the length. This is the length of the prism, right? So we just multiply 160 by 30. So 160 by 30 means 16 times 3 is 48. Just add 2 zeros in it. So now this is in cubic cm, and if you divide it by 1000, so your answer will be in liters, right? So 48 divided by 10 is 4.8 liters. So this is the capacity of the container in liters. ठीक, okay. In the part C, we need to find the total surface area of the inside of the container. So I have already told you, actually we have total 5 sides. ठीक है, 5 sides कैसे बन रही हैं देखो, फ्रंट एंड बैक. ठीक है, फ्रंट एंड बैक साइड, ये आ गए आपके पास 2 sides. इसी तरीके से आपके पास राइट एंड लेफ़्ट, राइट एंड लेफ़्ट पे जो 2 साइड्स आ रहे हैं ये आपके पास 2 साइड्स आ गए. अच्छा, दीज 2 साइड्स आर ट्रेपीजियम, बोथ ऑफ देम, ये दोनों रेक्टेंगल हैं. एंड द बॉटम पे सिर्फ एक साइड है बिकॉज वी डू नॉट हैव टॉप ऑफ द कंटेनर. सो इट मीन्स कि हम सिर्फ बॉटम को लेंगे, एंड बॉटम इज़ ऑल्सो अ रेक्टेंगल. ठीक है, तो दिस इज़ हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन कि ट्रेपीजियम 2 हैं. इट्स ऑलरेडी we have the surface area of the trapezium, it's 160. we just need to multiply it by 2. अच्छा, अब हम क्या करेंगे, now it's time to find the area of the right and left side of the container, right and left surface or the side. So अब यहाँ पे एक चीज़ अंडरस्टैंड कर लें सबसे पहले कि if you observe this right side of the container, so you have the length but you do not have the breadth over here, right? Because it's a rectangle. ठीक है, it's a rectangle. Length n times by breadth is the area
बट अनफॉर्चुनेटली वी हैव लेंथ बट ब्रेथ नहीं है। अब इस ब्रेथ को कैसे फाइंड करोगे ये देख लो कि आप सबसे पहले एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करो बिल्कुल स्ट्रेट हो, जो कि परपेंडिकुलर हो जाएगी विद डी सी। अगेन लाइन नंबर 2 फ्रॉम बी विच इज़ ऑल्सो परपेंडिकुलर टू डी सी। अच्छा, इससे क्या बेनिफिट मिलेगा कि दिस 14 ऑल्सो कॉपी डाउन with this side. अच्छा, if I say this is m and this is n, so mn is also 14, right? तो अब अगर मैं 26 में से 14 को माइनस करूँगा आई विल गेट 12 एंड 12 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल्स टू 6। अब ये जो 6 मेरे पास आ रहा है जिसका मतलब है ये वाली साइड भी 6 हो जाएगी और ये वाली साइड भी 6 हो जाएगी, राइट? सो नाउ वी हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल ओवर हेयर. So with the help of Pythagoras theorem I can easily find the value of b, जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. और ये जो साइड है ना बेटा ये तो 80 होगी क्योंकि हाइट तो सेम ही रहेगी ना. चलो जी, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम इसको 6 लेंगे, इसको 8 लेंगे. दिस इज़ 90, दिस इज़ हाइपोटेन्यूस. सो हाइपोटेन्यूस इज इक्वल्स टू द अंडर रूट ऑफ बेस स्क्वायर plus the perpendicular square which is equals to 36 plus 6400 and the square root of 100 is equals to 10, right? तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो 10 साइड आई है वो 10 कौन सी वाली साइड है, वो मेरे पास सी बी वाली जो साइड है सी बी इज़ 10 सेंटीमीटर ना. यानी कि आप कह सकते हो कि ये 10 है एंड दिस साइड इज़ 30, राइट? तो अब मैं क्या करूँगा, मैं 30 टाइम्स 10 का इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे एक रेक्टेंगल का एरिया मिलेगा. ठीक है, 30 टाइम्स 10 करने पे मुझे एक रेक्टेंगल का एरिया मिल रहा है. आई विल मल्टीप्लाई बाय 2 क्योंकि मेरे पास राइट भी है और लेफ़्ट भी है. देखो फ्रंट वाली जो है ना वो तो यहाँ हो गई है, राइट और लेफ़्ट ये दोनों हो गए. अब नाउ ओनली बॉटम लेफ़्ट है, तो बॉटम को भी देख लेते हैं. तो बॉटम को जब आप एरिया फाइंड आउट करोगे तो आप बॉटम की डायमेंशंस लोगे. देखो 14 और 30, ठीक है. बॉटम की डायमेंशंस में 14 आएगा और देखो ये साइड 30 आ जाएगी. ठीक है, तो 30 इंटू 14, 30 इंटू 14. So 160 times 2 is 320 plus this is equals to 600. This is equal to 14 times 3 is 42. Add 0 in it and just you need to add all of these values. So the answer is 1340, right? Okay. Part D. A mathematically similar container has a height of 16 centimeter. So it means कि हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया है सिमिलैरिटी का, राइट? अब सिमिलैरिटी के अंदर एरिया की बात हो रही है तो इसका मतलब ये है कि हम कॉरेस्पॉन्डिंग एरियाज़ के रेशोज़ को कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट्स के रेशो के स्क्वायर के बराबर कर देंगे डेफिनेटली. तो ओल्ड है, दिस एरिया बिलोंग्स टू द ओल्ड कंटेनर, दिस एरिया बिलोंग्स टू द न्यू कंटेनर. सो ओल्ड कंटेनर का जो एरिया है वी ऑलरेडी फिगर्ड आउट विच इज़ 1340. सो 1340 इज़ डिवाइडेड बाय A2 because we are finding the total surface area of the new one because its height is 16, because the height of the old container which was given at the start of this question, तो उसमें हाइट थी 8 और अब हमारे पास एक सिमिलैरिटी है तो 16 हाइट हो गई है. सो दिस इज़ 1340 डिवाइडेड बाय A2 विच इज़ इक्वल्स टू 1/2 to the whole square. This is 1340 divided by A2 which is equals to 1/4. Cross multiply, 1340 times 4 equals to A2 and the final answer is 5360. Okay, in question number 11 we have 3 patterns, right? and the fourth pattern हमें complete करना है. तो fourth pattern को अगर हम शेड करते हैं तो बहुत सिंपल है. मुझे ये पूरा हॉरिजॉन्टल ये सारे बॉक्सेस कंप्लीट करने पड़ेंगे, शेड करने पड़ेंगे और जो मिडिल में वर्टिकल कॉलम है इसको भी शेड करना पड़ेगा. तो दिस इज़ हाउ यू कैन कंप्लीट द पैटर्न.
अच्छा, अब टेबल पे वर्किंग कर लो। टेबल को देखो कि ग्रे स्क्वायर्स की अगर सीक्वेंस को देखते हो तो यू हैव 4, देन यू हैव 3, देन यू हैव 10, तो +3 हो रहा है हर जगह, तो 13 आ जाएगा, एंड देन यू विल गेट 16, राइट। क्योंकि ये आप देख रहे हो कि जो डिफरेंस है वो आपका सेम ही है इसमें ना, क्योंकि 4 + 3 7, 7 + 3 10, 10 + 3 13 एंड देन 16। तो दिस इज़ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीक्वेंस है। उसके बाद जब आप नंबर ऑफ़ वाइट स्क्वायर्स को देख रहे हैं तो आपके पास देन 2, उसके बाद 8, फिर उसके बाद 18। तो इसका मतलब है यहाँ पे +6 हुआ है, यहाँ पे +10 हुआ है। अच्छा, अब डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, तो जब डिफरेंस सेम नहीं आ रहा तो इन दोनों का भी डिफरेंस ले लो, तो यहाँ पे 4 आएगा ना। तो इसका मतलब है कि 6 में 4 ऐड हुआ तो 10 आया, और फिर 10 ऐड हुआ है तो 18 आया है। तो अब इसका मतलब ये है कि ये जो गैप होगा ना ये सेम रहेगा 4 वाला। तो मैं अगर 10 में 4 ऐड करता हूँ तो इट मीन्स कि मुझे यहाँ पे 14 ऐड करना पड़ेगा, और 14 ऐड करूँगा तो आई विल गेट 32, ठीक है। तो सीक्वेंस देखो कैसे चल रहा है कि फर्स्ट डिफरेंस इज़ नॉट सेम बट द सेकंड डिफरेंस इज़ सेम, राइट। तो और ये क्वाड्रेटिक की निशानी होती है कि क्वाड्रेटिक सीक्वेंस के अंदर हमारे पास डिफरेंस ऑफ द डिफरेंस सेम होता है, मींस व्हाट, सेकंड डिफरेंस सेम होता है। तो फर्स्ट डिफरेंस सेम नहीं है बट द सेकंड डिफरेंस सेम ही होगा। तो 6 में 4 ऐड करा, फिर 10 आया, तो इट मीन्स कि 8 में 10 ऐड किया है तो 18 आया है। फिर 18 हमने अब क्या करना है कि हमें 18 में 4 ऐड नहीं करना, ठीक है, 18 में 4 ऐड नहीं करना, बल्कि हमें इस 10 के अंदर, इस 10 में जो है वो 4 का, इनके दरमियान का वी विल हैव गैप ऑफ 4, यानी कि यहाँ पे जो गैप है वो 4 का गैप होना चाहिए ना, ठीक है। तो अब 10 + 4 करके 14 आएगा, एंड देन 14 को 18 में ऐड करोगे तो नया सीक्वेंस आएगा, यानी कि नया नंबर आएगा। अब इस 14 में और इधर जो नंबर आएगा वो भी +4 करके ही आएगा, तो इट मीन्स कि यहाँ पे 18 ऐड हो रहा होगा, राइट। अच्छा, 32 में 18 ऐड होगा, ठीक है, 18 नया नंबर नहीं है, ठीक है, बल्कि जो नया नंबर होगा वो तो होगा बेटा 50, वो 50 होगा, लेकिन वो 32 18 ऐड करके आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहा है राइट एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n फॉर द नंबर ऑफ ग्रे स्क्वायर्स। बहुत सिंपल है, अर्थमेटिक सीक्वेंस है ग्रे वाला, तो उसके लिए a + d ब्रैकेट n-1 का फॉर्मूला लगा लो। a जो है वो हमारे पास फर्स्ट टर्म है, d जो है वो तुम्हारे पास 3 है, तो 4 + 3 और n-1 विच इज़ 4 + 3n-3, नाउ इट इज़ 3n+1। अच्छा, एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है फॉर द वाइट स्क्वायर्स। अच्छा, वाइट स्क्वायर्स इज़ नॉट एन अर्थमेटिक, तो वो एक क्वाड्रेटिक सीक्वेंस है, तो उसका फार्मूला होता है a + d1 द फर्स्ट डिफरेंस, n-1 d2 विच इज़ द सेकंड डिफरेंस, एंड n-1 एंड n-2, ठीक है। ये फार्मूला आपके पास क्वाड्रेटिक सीक्वेंस का होता है, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे वैल्यूज़ देख लेते हैं कि क्या क्या हैं। तो सीक्वेंस में देखोगे तो a की जो वैल्यू है, a जो है बेटा वो है फर्स्ट नंबर विच इज़ 2, d1 इज़ द फर्स्ट डिफरेंस एंड d2 इज़ द सेकंड डिफरेंस विच इज़ 4, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट डिफरेंस, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, दिस इज़ द फर्स्ट डिफरेंस एंड दिस इज़ द सेकंड डिफरेंस इन द क्वाड्रेटिक सीक्वेंस, ठीक है। अब आप सिर्फ वैल्यूज़ को प्लग इन कर दो बेटा, 6 n-1, then this is 4 divided by 2, this is n-1 and n-2 will be the same। बल्कि आप इसको क्या करो, इसको सेम कॉपी ना करो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, यू कैन सेव योर टाइम। सो दिस इज़ n² - 2n - n + 2, राइट। सिंप्लीफाई कर लो, 2 + 6n - 6 मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसको, 2n² करूँगा क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करना है पूरे ब्रैकेट को, तो 2n²। अच्छा, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो भाई, इसको -3n सॉल्व कर लोगे तो प्लस माइनस इज़ माइनस, 2 3 ज़ा 6n एंड प्लस 2 2 ज़ा 4, ठीक है। अब देखो -6n + 6n कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 + 2 6 होते हैं, -6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2n² आपके पास ये ग्रे वाइट स्क्वायर्स का फॉर्मूला आ गया आपके पास, राइट। अच्छा,
अब ये कह रहा है आपसे कि पैटर्न 10 एंड पैटर्न 11 इन द सीक्वेंस आर मेड फ्रॉम ग्रे स्क्वायर्स एंड वाइट स्क्वायर्स। इसका मतलब है कि दोनों को प्लस करना है, ठीक है, दोनों को प्लस करना है। तो अब देखो, जब हमने ग्रे स्क्वायर का फार्मूला बनाया था तो वो 3n+1 आया था, और जब हमने वाइट स्क्वायर का फार्मूला बनाया तो वो 2n² आ रहा था, ठीक है। जब दोनों को ऐड करेंगे तो फार्मूला क्या बन जाएगा, 2n² प्लस 3n+1। अच्छा, ये काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी पैटर्न जो है वो कॉम्बिनेशन है ग्रे एंड वाइट स्क्वायर्स का, राइट। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें पहले ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि पैटर्न 10 के अंदर कितने स्क्वायर्स हैं बेसिकली, ठीक है। और क्योंकि हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना होगा, डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स नीडेड टू मेक पैटर्न 10 एंड द टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स नीडेड टू मेक पैटर्न 11। तो पैटर्न नंबर 10 की अगर हम बात करते हैं तो बेटा ये 2 10² 3 टाइम्स 10 प्लस 1 होगा, तो दिस इज़ इक्वल्स टू 200 बिकॉज 10 स्क्वायर 100 टाइम्स 2 इज़ 200 प्लस 30 प्लस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 231। इसका मतलब है पैटर्न नंबर 10 में टोटल 231 स्क्वायर्स हैं, और पैटर्न नंबर 11 को अगर आप फाइंड आउट कर लो तो वो 3 टाइम्स 11 प्लस 1 इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा 11 स्क्वायर 121 टाइम्स 2 which is 242 plus 33 plus 1 which is equal to 276। अब यहाँ पे आ गए पैटर्न नंबर 11 के टोटल स्क्वायर्स, दोनों का डिफरेंस ले लो, तो 276 231 which is equal to 45 and this is your final answer। अब देखो पैटर्न नंबर के जो है वो आपसे कहता है कि इन द सीक्वेंस नीड्स 61 ग्रे स्क्वायर्स। अब पैटर्न के है, अब हमें यहाँ पे उसका नंबर नहीं पता कि के कौन सा नंबर है, यानी कि पैटर्न वो कौन सा पैटर्न है, उसका क्या नंबर है। उसमें 61 ग्रे स्क्वायर्स आ रहे हैं, तो ग्रे स्क्वायर का फार्मूला क्या था, ग्रे स्क्वायर का फार्मूला था 3n+1, राइट। अब आप इसको पहले तो इक्वल कर लो 61 के, क्योंकि ग्रे स्क्वायर्स इक्वल टू 61 है ना, जिससे आपको n पता चल जाएगा। तो आप इसका n ऐसे निकाल सकते हो कि आप 61 में से माइनस करो 1 को और 3 से डिवाइड कर लो, तो आपके पास n की वैल्यू जो है वो 20 आ जाएगी। अच्छा, अब जब ये n की वैल्यू 20 आ गई तो आपको पता चल गया कि नाउ दिस इज़ पैटर्न नंबर 20, दिस इज़ पैटर्न नंबर 20 हैविंग 61 ग्रे स्क्वायर्स इन इट। अच्छा, फाइंड द नंबर ऑफ वाइट स्क्वायर्स इन दिस पैटर्न नंबर के, बिकॉज हमें के पता चल गया है विच इज़ 20 और n बात एक ही है, ठीक है। तो अब हमें वाइट नंबर्स ना वाइट स्क्वायर्स निकालने हैं, तो वाइट स्क्वायर्स का जो फार्मूला था वो हम ऑलरेडी बना चुके हैं विच इज़ 2n², सो 220 स्क्वायर, सो 400 टाइम्स 2 विच इज़ 800। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए इज़ -2, 3, AB is 5,1 and AB is equals to BC। अच्छा, देखो AB को अगर उसके पोजीशन वेक्टर में ब्रेक करोगे तो OB माइनस OA होगा, ठीक है। AB को अगर आप उसके पोजीशन वेक्टर AB को पोजीशन वेक्टर में ब्रेक करोगे तो सेकंड वेक्टर बाद वाला वेक्टर पहले आता है, पहले वाला वेक्टर बाद में आता है और दोनों माइनस होते हैं। तो अब आपको AB दिया हुआ है बेटा 5-1 और OB आपको पता नहीं है या आप फाइंड कर सकते हो बिकॉज यू नो दैट OA इज़, बिकॉज दिस इज़ अ पोजीशन वेक्टर, तो ये OA है, राइट। ये पोजीशन वेक्टर है तो ये OA का पोजीशन वेक्टर है, तो एंड पोजीशन वेक्टर ऑलवेज स्टार्ट्स विद O, और ठीक है। तो OA दिया हुआ है आपको -2, 3। अब दोनों को ऐड कर लो तो OB जो है वो आ जाएगा 5, ये प्लस होगा इधर आके, तो 5 -1 प्लस -2 3 होगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 3, 5 -2 इज़ 3 एंड 2, तो ये आ गया आपके पास OB वेक्टर, ठीक है। अब आप क्या करो कि आपको पता है कि AB इक्वल टू BC दिया हुआ है ना, तो अब आप BC के वेक्टर को पोजीशन वेक्टर में ब्रेक कर लो, तो ये OC माइनस OB हो जाएगा। BC भी आपके पास 5 -1 है, तो OC आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, और OB आपको मिल चुका है 3, 2, ये ऐड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है।
और जब ये ऐड होगा तो ये आपको ओ बी का वेक्टर दे रहा होगा, राइट। तो 5 + 2 3 हो गया एंड 1 हो गया, तो ये ओ बी है एंड इट्स अ पोजीशन वेक्टर ऑफ, सॉरी ओ बी नहीं है, इट्स नॉट ओ बी, इट्स ए ओ सी, राइट। ठीक है, तो ये बस लिखने की मिस्टेक हो रही है। खैर, तो ओ सी आ गया 8 1। ठीक है, अच्छा बस अभी हम इसको यहीं तक रखते हैं और फिर हम इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी चीज़ कंफ्यूज कर रही है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।